हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो चैप्टर है इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट हम कवर कर चुके हैं। बस हेलो एरीन्स वाला पार्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हेलो एरीन्स वाला पार्ट बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने हेलो एरीन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है, बट दो चीज़ इसके बारे में पढ़नी है। एक तो प्रिपरेशन प्रिपरेशन मेथड कि कैसे हेलो एरीन्स बनाते हैं। दूसरा हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। बट इनसे पहले हम इनमें एंट्री बनाएं, इसके अंदर घुसें, उससे पहले काफ़ी ज़रूरी होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि हेलो एल्केन, इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बना सकें उतना बेहतर है, क्योंकि ये है पहला चैप्टर। पहला चैप्टर बढ़िया से पढ़ लो ना, मतलब नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, बट अगर तुम नॉलेज के बेसिस से बढ़िया से पढ़ लो ना तो बाकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है फिर। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो हेलो एल्केन्स मैंने आपको लगभग सब पढ़ा दिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पूरा SN1 SN2 तो एक्सप्लेन किया ही था, और लास्ट वीडियो में हमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, डाउट्स वीडियो भी बनाते हैं, वो तो अलग की चीज़ हो गई। आज के वीडियो में बच्चों एक बहुत ही यूनिक टॉपिक जो कि बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स। ये टॉपिक काफ़ी लोगों को दिक्कत देता है। ये आज हमारा जो पूरा डिस्कशन होगा वो इसी के ऊपर हम होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड होता क्या है। इस वीडियो में ऐसा तो नहीं है कि हम आपको सब कुछ सिखा पाएंगे, लेकिन उतना जरूर सिखा देंगे जितने से आपको पूरा काम बन जाए 12th लेवल तक। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड होता क्या है, इसको अच्छे समझना। देखो बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान से सुनना, पूरी कहानी एक एक करके समझेंगे। और देखो बस खाली तुम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, मैं तुम्हें सब बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कोई एक होता है लाइट सोर्स। ठीक है, हम लेते हैं कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। आप सभी लोगों को पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब क्या होता है, ये भी तुम्हें बताया दे रहा हूँ, सब बताता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, इसका डेफिनेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऐसे लाइट सोर्स को बोलते हैं जिसमें सिंगल कलर हो। सिंगल कलर हो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो अ फिक्स्ड वेवलेंथ हो। वेवलेंथ क्या हो, फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वेवलेंथ हो, या अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जिसकी फिक्स्ड हो। बच्चों, यूजुअली हम लोग कोई भी लाइट अगर डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी लाइट बेटा, तो वो एक एक वेवलेंथ की तो नहीं ही होती है। अब जैसे सनलाइट जो आती है उसकी तो तुम बात ही ना करो, वो तो सारा इंफ्रारेड से लेके पूरा अल्ट्रावायलेट तक फैली हुई है, उसकी तो बात छोड़ दो। तुम यूजुअली अगर एक कोई रेड कलर का भी तुम कोई लाइट देखते हो ना, तो उसमें भी रेड के काफ़ी ज़्यादा शेड्स होते हैं, काफ़ी, सबसे लोअर रेड सबसे हायर रेड तक उसमें होता है। तो यूजुअली हमें बहुत मुश्किल से कोई ऐसी लाइट देखने को मिलती होगी जो कि सिंगल वेवलेंथ की हो, मतलब वो एकदम पैनिक रेड होगा, मतलब कोई एक फिक्स्ड रेड होगा, एक टोन वाला रेड। आ रही मेरी बात समझ में आया, एक टोन वाला ग्रीन, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, अगर हमें ऐसा कोई सोर्स मिलता है तो। अच्छा, लाइट का नेचर क्या होता है कि लाइट जो होती है, लाइट से निकलने वाली वेव, लाइट से अगर कोई वेव निकलती है तो वो, उसकी जो वेव्स ट्रेवल होती हैं, जो वेव्स ट्रेवल होती है लाइट की, वो तीनों डायमेंशन में ऑस्किलेट करती हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, और जेड डायरेक्शन, मतलब एक दिशा में बढ़ती है, बाकी दो डायरेक्शन में वो ऑस्किलेट करती हैं, हर दिशा में वो फैलती हैं। ठीक है, तो अगर यानी कि लाइट जो भी निकलती है किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो हर दिशा में निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट के हर दिशा में फैलने की टेंडेंसी को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो एक चीज आता है, होता है निकोल प्रिज्म। अब उसका शेप तो मैं एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा, कुछ कुछ जैसा यूट्यूब का डायमंड बटन वटन मिलता है वैसा ही कुछ रहता है थोड़ा सा। इसको हम क्या नाम देते हैं, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। तो जब निकोल प्रिज्म से ये वाली लाइट्स पास होती हैं, कौन वाली, अनपोलराइज्ड लाइट, तो जैसे ही ये निकोल प्रिज्म से पास होती हैं, वैसे तो ये हर दिशा में फैल रही थी, इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में जाती है, मतलब जो अनपोलराइज्ड लाइट थी वो क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, मतलब उसका जो
जाने का टेंडेंसी है, पहले तो वो ऐसे मतलब इस तरफ का वेव, इस तरफ का वेव, हर तरफ का वेव ऐसे प्रोग्रेस कर रहा था हर दिशा में। लेकिन अभी क्या हुआ कि सिर्फ एक दिशा में अलाइन हो गया। मतलब निकोल प्रिज्म क्या करता है, उसको पोलराइज कर देता है कि हाँ सारी सारी लाइट को ब्लॉक कर दिया। बात को समझो, निकोल प्रिज्म कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सबको सीधा कर दिया हो, ऐसा कर ही नहीं सकता निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे सारे जो वेव्स थे वो फंस जाएंगे, सिर्फ वो वेव्स पास होंगी जो बिल्कुल सीधी सीधी होंगी, जिसको वो पास करना चाहेगा। जो बिल्कुल सीधी सीधी लाइट्स होंगी उनको हम कुछ ऐसा बना देते हैं, ऐसा। क्या भैया सामने से आने वाली लाइट ऐसे से जाने लगी? नहीं, इसको हम दिखाने का टेंडेंसी है कि लाइट एकदम ऐसे खड़ी खड़ी जा रही है। जो लाइट हर दिशा में जा रही थी वो एकदम ऐसे खड़ी खड़ी जा रही है। निकोल प्रिज्म ऐसे मानो, यहाँ पे निकोल प्रिज्म है, अगर ऐसे खड़ी खड़ी जा रही है तो उसको, अगर निकोल प्रिज्म यहाँ पे है वैसे खड़ी खड़ी है और इस चीज को हम इधर से ऑब्जर्व करें तो जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा वही मैंने कॉपी भी बना दी है। तो इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तुम चाहो तो इसके और एनिमेशन वगैरह देख लेना, मैं प्रेफर करूंगा कि इसके तुम एनिमेशन देख लेना, एनिमेशन जरूर देख लेना, कोई ना कोई एनिमेशन देख लेना। हम लगा नहीं सकते, नहीं तो उस पर भी कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। प्लेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यूट्यूब पे हम कोई लिंक विंक भेज देंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अब लाइट क्या हो गई? प्लेन पोलराइज, मतलब पोलराइज हो गई। अब जो ये पोलराइज लाइट है, इसके आगे हमने लिया एक डब्बा जिसको पढ़ाई की भाषा में बोलते हैं सैंपल सेल। इसको क्या नाम देंगे बेटा? इसका नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे सैंपल सेल। मतलब जिस भी कंपाउंड को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी कंपाउंड की हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, कि हाँ जाहिर सी बात है, तुम जो ये पढ़ रहे हो पूरा नाम तो पढ़ो, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड कोई ना कोई तो कंपाउंड होगा ना जिसकी स्टडी कर रहे हो, तो उस कंपाउंड का सोल्यूशन यहाँ पर डाल दोगे। सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब क्या कि जो कंपाउंड है इसमें क्या क्या रहेगा मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका वो कंपाउंड, बहुत कुछ जानोगे भी तुम। एक तो वो कंपाउंड रहेगा जिसको तुम टेस्ट करना चाह रहे हो, उसको मिलाओगे किसमें? वाटर में मिलाओगे। ठीक है, जैसे ही इतना होगा तुरंत क्या करोगे तुम? यहां पर ये जैसे इसके थ्रू लाइट जाएगी, अब जैसे इसके थ्रू लाइट पास होगी, तो अभी तक तो लाइट बिल्कुल वर्टिकल थी, बिल्कुल सीधी। अब लाइट क्या होगी? थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट साइड ही बेंड हो, उसकी बेंडिंग लेफ्ट या राइट किधर भी हो सकती है। लेट सपोज वो हल्का राइट में बेंड हो गया। अब आपको लगता क्या है? ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों के साथ। देखो बताता हूँ, ये लाइट जो बेंड हुई, ऐसा नहीं कि ऐसे जा रही थी तो ऐसे बेंड हो गई। इसका मतलब हुआ कि ऐसे जा रही थी तो ऐसे बेंड हो गई, या ऐसे जा रही थी तो ऐसे बेंड हो गई। लेकिन तुम एक बात बताओ, अगर इस सिचुएशन को हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे बेंड हो गई या ऐसे बेंड हो गई, तो तुम मुझे बताओ क्या इसको बता पाना संभव है? क्या इसको एक 2D चीज पे शो कर पाना संभव है? तो जब मैं बोलता हूं कि राइट हो गई, जब मैं क्या बोलता हूं राइट, तो तुम इमेजिन करो कि जो लाइट ऐसे जा रही थी वो ऐसे इधर मेरी तरफ आई है, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे इधर मुड़ गई है। और जब मैं बोलूँ लेफ्ट तो समझ लेना अंदर जो तुमको दिख रहा है स्क्रीन उसके अंदर चली गई है। इसको बोलते हैं लेफ्ट या राइट रोटेशन। लेकिन उसको दिखा तो पाएंगे नहीं। लेट सपोज अब जैसे राइट या लेफ्ट जब रोटेट होगी तो किसी एंगल पे तो रोटेट होगी ना। हो सकता है इतना रोटेट हुई हो सिर्फ, हो सकता है इतना रोटेट हुई हो। ये सब कंपाउंड के अंदर टेंडेंसी होती है। दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टेंडेंसी होती है। क्या भैया सारे कंपाउंड के अंदर टेंडेंसी होती है? बिल्कुल नहीं, कुछ कंपाउंड के अंदर होती है, बताता हूँ अभी उसके बारे में भी। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किए, कुछ एंगल पर बेंड कर दिए। लेट सपोज वो एंगल कितना है? थीटा। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए जाहिर सी बात है जब ये चीज हुई होगी तो हमें आंखों से तो ये सब ऑब्जर्व हुआ नहीं होगा। इसको ऑब्जर्व करने के लिए भी हमें एक चीज चाहिए होता है, एक इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डिटेक्टर। इसको हम नाम देते हैं डिटेक्टर। यही हम, इसी के मदद से हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? लाइट कितना बेंड हुई, बताते हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं इसकी मदद से। इसकी मदद से हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट कितने एंगल पर बेंड हुई, कितने एंगल पर बेंड हुई, और किस डायरेक्शन में बेंड हुई। ये भी देखते हैं, लेफ्ट बेंड हुई या राइट बेंड हुई। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये पूरी जो मैंने आपको कहानी समझाई, इस पूरी सिचुएशन को बोलते हैं पोलैरीमीटर। अच्छा, याद रखना कि अब यहां पर मैं कुछ कंडीशन लिखता हूं। ठीक है, मैं यहां पर कुछ कंडीशन लिखता हूं, ध्यान सुनना। कंडीशन सुनना,
कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, देखो लाइट तो पोलराइज हो ही जाएगी निकोल प्रिज्म के थ्रू, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला चीज क्या हो सकता है कि लाइट जो है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है जिसको हम पीपीएल कहते हैं, कई टीचर्स भी इसको यूज करेंगे, आगे पढ़ाई करनी होगा तभी यूज करेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो बिल्कुल डेविएट नहीं हुई, जैसे निकली थी वैसे ही रहेगी। नाइदर प्लेन पोलराइज लाइट नाइदर रोटेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट नॉर टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन, या फिर देन नहीं, दिस मीन्स, ऐसे लिखेंगे, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई बताओ, इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। अभी हम सब चीजें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरेटिकल बेसिस पे आएंगे, अपने जो चैप्टर है उससे इसको धीरे धीरे रिलेट करेंगे, लेकिन समझेंगे नहीं इसको तो क्या क्या मतलब है रिलेट करने का, तुम बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना लेफ्ट में रोटेट हुई ना राइट में रोटेट हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड जो है हमारा वो क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब दूसरा सुनिए, क्या कंडीशन हो सकता है, इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट is rotated towards right side, then compound is said to be डेक्स्ट्रो कंपाउंड। इज सेड टू बी क्या कहलाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। वाह भाई। और इसको लिखते कैसे हैं, आप डी लगा के जो भी आईयूपीएसी नेम है वो लिख दो कंपाउंड का, या और एक तरीका है, डी के जगह पे तुम प्लस भी लगा सकते हो, प्लस लगा के आईयूपीएसी नेम लिख दो। ये तरीका है लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं, ये कब होगा, जब हमारी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी, राइट साइड रोटेट होगी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंडीशन, इफ प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स, देखो इस रोटेट किसके द्वारा हो रही है, सैंपल सेल के द्वारा ही तो हुआ ना, सैंपल सेल, और सैंपल सेल में भरा कौन है, कंपाउंड। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा हो कि सर वाटर भी तो भरा हुआ है, क्या पता वाटर के द्वारा हुई हो, अभी वो भी सब उस पर भी बात करेंगे। तो इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, देन कंपाउंड इज said to be लाइवो रोटेटरी भी बोल सकते हो, लाइवो रोटेटरी कंपाउंड, लाइवो रोटेटरी कंपाउंड। आई बात समझ में, इसको भी कुछ रिप्रेजेंट करने का जरूर तरीका होगा, आइए देखते हैं क्या तरीका है। इसको कैसे करेंगे, एल करके आईयूपीएसी नेम लिख देंगे, या फिर इसी को माइनस लगा के, देखो याद रखना ये माइनस है फिर ये डैश है, डैश भी लगाना पड़ेगा, और आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो हमने ये सीखा, क्या सीखा, पूरा एक इन अ नटशेल देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, अगर राइट होता है तो राइट को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो एल से या फिर माइनस से, ठीक है, या तो एल से या फिर माइनस से। और अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट को किस क्या बोलते हैं, लाइवो, और इसको रिप्रेजेंट, सॉरी यार डेक्स्ट्रो को तो डी से करते हैं ना, ठीक है, लाइवो को या तो एल से या फिर ये फिर कर चेंज करो प्लस, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ है कहानी, ये पीपीएल को राइट रोटेट करता है और ये पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करता है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, इसको बोलते हैं लीवो। याद कैसे रखेंगे, एल से लेफ्ट, एल से लीवो, एल से लेफ्ट, एल से लाइवो, बस एक ही याद रखो, क्यों दोनों याद करना है। हमने हमेशा बताया कि अगर रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो बेवकूफ़ हो तुम दोनों याद करो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, दोनों याद करके तुम एक याद करो लाइवो, कुछ देर में अपने आप वो बैठ जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। दोनों याद करोगे तो दिक्कत होगा, तो एल से लेफ्ट, एल से लाइवो, ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब बात ये आती है, ये सब तो हो गया भैया, चलो ज्ञानवर्धक बातें हो गई, पूरा आपको समझा दिया कि लाइवो रोटेटरी क्या होता है, डेक्स्ट्रो। याद रखना स्मॉल लेटर ही यूज करना इसमें,
कैपिटल लेटर यूज कर लिए तो उसका कुछ और मतलब हो जाएगा, ये नोट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना है डी और एल के लिए। तो ये तो हो गई बातें वो जो हमने तुमको अभी तक जो बताई, ये होता क्या है उसके बारे में समझाया। अब बात आती है हम कैसे जानेंगे, हाउ हाउ कैन वी जज, हाउ कैन वी जज दैट अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और इनएक्टिव। हम कैसे जज कर पाएंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? हमारे पास तो पोलैरीमीटर है नहीं, विदाउट पोलैरीमीटर हमें पता करना है। पोलैरीमीटर होता तो एक्सपेरिमेंट करके पता करते, हमें तो भाई पोलैरीमीटर तो है नहीं, उसके बिना ही हमें बताना है। तो इसका तरीका सुनो क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, हम कैसे पता कर सकते हैं। इफ इफ कंपाउंड कंटेन्स इफ कंपाउंड कंटेन्स एनी कायरल कार्बन, कायरल कार्बन या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन। अगर हमारे कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन है, कोई भी कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, तो क्या होगा, देन कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरी बात, इफ इट डू नॉट हैव, देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत सही बात है, ये हो गया कहानी। अब बात आती है कायरल कार्बन क्या होता है। तो कायरल कार्बन मैंने आपको लास्ट डाउट वीडियो में समझाया था, फिर से बता दे रहा हूं। कायरल कार्बन मतलब हो जाता है कार्बन विच satisfied which satisfies by four different ग्रुप्स। जो 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है, और जिसमें भी कायरल कार्बन मौजूद रहेगा उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड कहलाएगा कायरल कंपाउंड। चलो ये सब तुमको क्या ही करोगे जान के, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, बहरहाल इतना तुम जानो। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको कायरल कार्बन हमने बताया, कायरल कार्बन का नाम, कायरल कार्बन का दूसरा नाम क्या है, कायरल कार्बन का दूसरा नाम है एसिमेट्रिक। अब देखो हम इसके अलावा दूसरा चीज देखेंगे नहीं, बस खाली ऐसे आइडिया लगा देंगे। अब कायरल कार्बन का अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर कायरल कार्बन नहीं है, मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, कोई भी दो वैलेंसी सेम हो गई, तो उसको हम कहेंगे ए कायरल कार्बन। क्या कहेंगे, ए कायरल कार्बन। रिलेट करके सब बताना है। अब क्योंकि यहाँ ए कायरल हो गया तो जो चीज एसिमेट्रिक थी वो क्या हो जाएगी अब सिमेट्रिक। तो देखो चारों चीजें याद करोगे तो कंफ्यूजन तो होगी ही ना, इससे बढ़िया केवल जो है ए दो का पेयर याद करो अपना, बाकी तो याद हो ही जाएगा। इतनी बातें हो गई, तो आपको समझ में आ गया कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड होगा कैसे, वो भी आइडिया लग गया। अब आइए कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। आइडेंटिफाई विच वन इज विच वन हैव कायरल कार्बन। चलिए बताता हूं, बताना। कायरल कार्बन है या नहीं है, जल्दी बोलो, कायरल कार्बन है या नहीं है, यस या नो। देखो ये लगा है ब्रोमीन, ये लगा है फेनिल यानी कि बेंजीन रिंग, ये लगा है मेथिल, और ये भी लगा हुआ है मेथिल। याद रखना इसको, कुछ और मत समझ लेना, ये मेथिल ही है। तो क्योंकि इसमें दो ग्रुप सेम हो गए इसलिए कायरल कार्बन नहीं है, सवाल नंबर 1 हो गया। दूसरा देखते हैं, केवल क्रिटिकल सवाल कराएंगे जो आप यूजुअली ना जज कर पाओ। एक 3D में बना के दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, 3D वाले तुम परेशान होते होगे, मुझे अच्छे से मालूम है। तो 3D में कुछ होता नहीं है, इसको बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। जब किसी मॉलिक्यूल का हम 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई है। 3D में रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, फिशर प्रोजेक्शन है, और एक होता है वेज डैश प्रोजेक्शन।
तो हम वेज डैश मेथड इस्तेमाल करेंगे। एक होता है इसमें वेजेस और एक होता है डैश। वेज मतलब क्या होगा, ऐसे मोटा सा एक हम बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम कोई भी चीज ऐसे बना रहे हैं तो इसका मतलब है वो वो बॉन्ड वो बॉन्ड क्या है, बाहर आ रहा है। अंग्रेजी में बोलूं तो बॉन्ड आउट ऑफ द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर का जो प्लेन है उससे बाहर की तरफ आ रहा है। और इसी जगह अगर हम बात करें डैश की, तो डैश को दिखाने के लिए हम छोटे छोटे डैश मारते हैं, ऐसे 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 करके, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, वो अगर ये बता रहा था तो ये क्या बताएगा, समझ ही गए होगे क्या बताएगा ये, जो अंदर की तरफ, जो इनसाइड है, जो इनसाइड जा रहा हो। बाकी तुम्हें पता ही है, बॉन्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, ये हो गया। और जो बिल्कुल सिंपली ऐसे बना रहा है, ऐसे केवल एक डंडी ऐसे, तीन चीजें होती है इसमें, वेज हो गया, डैश हो गया, और ये क्या रहेगा, ये प्लेन वाले हैं, प्लेन में मौजूद जो होंगे। अरे प्लेन भी तो है ना, कुछ तो प्लेन में ना, कुछ बाहर, देखो कुछ इसमें से बाहर की तरफ हम बता रहे हैं आ रहा है, कुछ बता रहे हैं जो अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ तो होगा ना जो इस सरफेस पे भी रहेगा, तो वो सिंपल लाइन से बनाया जाएगा। चलो अब इस पे सवाल देखते हैं। मैंने क्या किया, कार्बन बनाया, ठीक है, इधर बनाया एक हाइड्रोजन, और इधर बनाया एक OH, और क्या किया, इधर बनाया एक C2H5, और इधर बनाया, कहीं भी हो सकते हैं, जस्ट अपोजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको खाली इतना बताना है कि हाँ भाई एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ है। और ये जैसे बाहर और अंदर भी दो तरीके का होता है, जैसे देखो हमने पेन रखा, ये अभी एग्जैक्टली जस्ट आउटवर्ड है, लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं है क्या, ये भी तो बाहर की तरफ है लेकिन हल्का तिरछा है। तो देखो जैसे C2H5 हल्का हमने तिरछे पे बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्वियस सी बात है अंदर जा रहा है, लेकिन हल्का तिरछे पे, ठीक है, वो मतलब होता है इसका। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इधर हमने लिख दिया ET। बताइए कायरल या नहीं, कायरल कार्बन है या नहीं, कायरल कार्बन। तुमको लग रहा होगा यार अब तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत गलती करते हैं बच्चे इन सब में। इसमें भी देखो ये और ये सेम हो गया, तो कायरल कार्बन नो। पिछले वाले में भी क्या हो गया था, हाँ नो, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या करते हैं भैया, ठीक है देखो, यार PH मीडियम बना दे क्या, किसी किसी दो को वेज और डैश में कर दो। वेज मतलब बाहर की तरफ आने वाला, और एक कोई डैश में कर दो, ये अंदर की तरफ जाने वाला, ठीक है। बताओ कायरल कार्बन या नहीं, कायरल है या नहीं। शायद मुझे लगता है आज की वीडियो में पूरा जो हमारा ये है कौन, ऑप्टिकल एक्टिविटी शायद ना कंप्लीट हो पाए, देखेंगे कायरल कार्बन है या नहीं। तो देखो यहाँ पर देखो एक तरफ बना हुआ है ये बेंजीन, और इधर देखो लिखा हुआ है PH। तो देखो ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कई बार कई बच्चे केवल जब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नहीं सेम वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि वो वहाँ डेफिनेशन तो पढ़ ली है, यही तो होता है ना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जो खत्म कर दो हेलो एल्केन्स एल्केन, कि बाद में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि एक में बेंजीन बना रहेगा तो दूसरा बेंजीन थोड़ा ना बनाएगा, वो बच्चे थोड़ा ना हो तुम कक्षा 2 में, वो एक बेंजीन बनाएगा तो एक को PH लिखेगा ताकि तुम कंफ्यूज हो। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा नो, ये भी क्या हो जाएगा नो, सब नो वाला ही इतनी देर से हम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तुमको देखते हैं DH CH3 CH3 क्यों, यहाँ तो बदलना पड़ेगा ना BR। बताओ, ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। तुम सोचोगे कि तो ये भी हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोजन है, बट दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं है, एक प्रोटियम है एक ड्यूटेरियम है, तो ऑब्वियसली ये भी नो हो, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, बट दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं है, तो ये एक अलग हाइड्रोजन हुआ, ये अलग हाइड्रोजन हुआ, ब्रोमीन तो अलग है ही, CH3 तो अलग है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा देखते हैं क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस का जो कि जरूरी है। तो इसको मुझे लगता है थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता के फिर करना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट में तुमको दिक्कत देगा। तो ये बात हो गई, इतना बात समझ में आ गया। एक बात और याद रखना, इफ एनी कंपाउंड, इफ
एनी कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हुआ क्या कि पसेस कायरल कार्बन, तो क्या होगा, देन इट मस्ट हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। इसके बारे में बताता हूं तुम्हें कि क्या है, ठीक है, सब समझो अच्छे से एकदम। देखो दुनिया में तुम जब कोई भी आकृति बनाते हो ना, अपने हाथ से या पेन से कहीं से भी बनाते होगे, तो वो आकृति का दो पॉसिबिलिटी है। यूजुअली तुम कोई भी आकृति, बहुत सारी ऐसे दुनिया में शेप्स हैं बेटा जिनके जिनके अंदर इतने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं कि तुम किधर से भी रख दोगे ना तो उनका मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगा। जैसे कि आ, मैं इतना गंवार हूँ कि मेरे पास किताब भी नहीं है क्या, बाप रे, अच्छा अच्छा सॉरी, मेरे पास तो ठीक है। देखते हैं तो क्या मामला है कि कोई भी तुम बुक लेते हो या स्क्वायर लेते हो, तो स्क्वायर ऐसे तुमने अगर देखा तो तुम उसको चाहे ऐसे रख दोगे तो भी मिरर में सेम दिखाई देगा, थोड़ा रोटेट करके रख दोगे तो भी मिरर में, मतलब दुनिया में बहुत सारे शेप तो ऐसे हैं जिनको किसी भी एंगल से रख दो, इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तिरछा भी रख दोगे तो भी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है। वो सब तो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक होगा स्क्वायर स्क्वायर की बात करें तो, क्योंकि उसमें इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके पास सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ होते हैं जिनके पास एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जैसे हमारा हाथ, आपको होता है हम लोग का जो हाथ है वो अनसिमेट्रिकल है। अगर हम इस हाथ को देखें और इसका मिरर यहाँ पे लगा दे, मिरर, पेन कहाँ गई मेरी, ठीक है ये ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे करें और यहाँ पे एक लगा दे मिरर, तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। और ये दोनों मिरर इमेज अगर हम उठा के एक दूसरे के ऊपर रखें तो इन लोगों ने एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं किया। कंप्लीटली क्या, कुछ नहीं किया, देखो ये उंगली भी पूरी नहीं सुपर इम्पोज हुई, ये अंगूठे दोनों खाली रह गए। तो इस तरीके की इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। और जितने भी हमारे कायरल कार्बन वाले कंपाउंड होंगे उनकी मिरर इमेज डेफिनेटली नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो कोई बहुत यूनिक बात हमने नहीं बता दी, लेकिन ऐसा कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, मतलब समझ गए। जैसे कि ए लेटर अगर हम बनाएं और बीच में हम लगाएं मिरर, बीच में क्या लगाएं, मिरर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो इसकी मिरर इमेज कैसी हुई, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हुई। कैसे हुई, सुपर इम्पोजेबल हुई। तो जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं वो तो कभी कायरल हो ही नहीं सकते। मैं तो अभी शेप के बिहाफ पे आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन समझ रहोगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर बनाऊं स्मॉल ए, अब बताओ इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, मेरे हिसाब से कुछ ऐसी, या क्या ये दोनों मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हैं? इनकी जो मिरर इमेज इस समय बनी है ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, उनमें भी क्या टेंडेंसी होना चाहिए कि हम किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से कहीं पे भी मिरर रख दें, उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, देखो सी एच CH3 BrOH, बीच में लगाया मिरर, देखो क्या होगा इसमें, चाहे किधर भी तुम लगा लेते मिरर, OH तो इधर हो ही जाना है, ये अंदर की तरफ उधर तिरछा था इस तरफ, तो ये इधर बनेगा, और Br का क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, और CH3 इधर तरफ आ जाएगा। क्या ये दोनों मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हैं? ऑब्वियसली ये दोनों कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। वेरी गुड। चलिए रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या क्या है, और फिर लिखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा पोलैरिमी ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है, किसी भी लाइट का, हाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का
कंपाउंड का लाइट के साथ इंटरेक्ट करना, मतलब लाइट के साथ इंटरेक्ट करे और उसके वजह से खुद को, उस लाइट को लेफ्ट रोटेट करे या राइट रोटेट करे, ऐसा कुछ टेंडेंसी हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हुआ। सेकंड, हमने सीखा कायरल कार्बन क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं। थर्ड, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। और हमने क्या सीखा, हमने सीखा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है। डेक्स्ट्रो को प्लस से भी लिखते हैं, लीवो को माइनस से भी लिखते हैं। फिफ्थ बात हमने क्या सीखी, पांचवी बात हमने क्या सीखी, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज क्या होता है। इस सब पे सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं सब लिखे दे रहा हूं ऐसे, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। अब आ जाते हैं उन बातों पे जो तुम्हारे डाउट्स हैं, अभी तुमको जो समझने में दिक्कत हो रही होगी। भैया अगर हम किसी कंपाउंड को देखें ऐसे, तो हम ये तो बता सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है। बट हम ये कैसे जाने कि ये लीवो है या डेक्स्ट्रो है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। हम ये तो कैसे बताएं, क्या दाहिने बाएं क्या देखें, किधर राइट है किधर कंपाउंड में कैसे देखें। तो याद रखना, हम कंपाउंड को, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, हम कंपाउंड को देखकर सिर्फ इतना बता सकते हैं, सिर्फ, देखो हम कोशिश किए हैं कि इस लेक्चर को ऐसा बनाएं कि बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि मुश्किल होता है इस सब चीज़ को समझने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत सारा देखा है हमने भी, तो उस सबको वो करके इतने सालों से देख ही रहे हैं, जाहिर सी बात है समझने की कोशिश कर ही रहे हैं इन सबको, तो उस वे में बताने की कोशिश किया है कि सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम कंपाउंड को देखकर सिर्फ इतना बता सकते हैं, सिर्फ इतना बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, सुनना, कि कि कंपाउंड कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। हम ये नहीं बता सकते हैं हम लीवो है या डेक्स्ट्रो है, ये नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट, विदाउट एक्सपेरिमेंट। एक बात और नोट करके, एक और बात, रिलेटिवली बता सकते हैं, ये क्या होता है रिलेटिवली बता सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। रिलेटिवली बता सकते हैं, रिलेट करके बता सकते हैं, एक पता हो तो दूसरा बता सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट खुद से नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलो, ये इतनी बातें हो गई हमारी जो हमने आज आपको सिखाई, तो ठीक है, यहाँ तक की तो बातें ठीक हैं। और अब हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखना है देखते हैं, नोट करते हैं क्या क्या हमें सीखना है। हमें भी सीखना है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, क्या क्या आगे पढ़ना है, नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या क्या, इनैंशियोमर्स क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको लेकिन बहुत अच्छे से आइडिया होगा आप, मतलब बहुत अच्छे से बताएंगे हर एक चीज़, रेसमिक मिक्सचर, या फिर इसी को एक और चीज़ जानना, रेसमाइजेशन क्या होता है, रेसमाइजेशन क्या होता है, और प्रैक्टिस, और कुछ बचा क्या, हाँ बस हो तो गया, इनैंशियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, और प्रैक्टिस करना है, इतना चीज़ें बचा है। तो इसको हम पता है इस वीडियो में हम नहीं कंप्लीट करेंगे, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा लेक्चर ना तो देख नहीं पाओगे, तो इसको करो अपना और इस पर क्वेश्चन वोश्चन करो बढ़िया बेहतरीन, बाकी चीज़ें आपको हम
बताएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि अगले में काम आए ये। कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट, एक मिनट, रुको रुको, ऐसे करेंगे और इसको, क्या है ब्रो, ओ खेल हो गया, खेल हो गया। चलो मैं बाद में लेता रहूँगा स्क्रीनशॉट। जाओ तुम लोग अपना ध्यान रखो, बाय बाय।